नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। नए साल की पहली तारीख और पहली तारीख को ही सबसे बड़ी खुशखबरी हिंदुस्तान में सबको मिल गई है। खुशखबरी ये कि आपात इस्तेमाल की इजाजत कोरोना की पहली वैक्सीन को भारत में मिल गई है। दरअसल 30 जनवरी वो तारीख थी जब पहली बार एक व्यक्ति संक्रमित हुआ था, यानी हिंदुस्तान का पहला पेशेंट। उसके बाद 10 मार्च जब पहली बार एक कोरोना पेशेंट ने अपने प्राण त्यागे, तब से लेकर अब तक लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस कोरोना नाम की महामारी से। लेकिन आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है जब कोरोना को हम सब मिलकर शिकस्त देंगे। लेकिन आपके लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इस वैक्सीन के आने के बाद अब आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलने वाला है, क्या क्या होने वाला है, कैसे आपको मिल सकती है ये वैक्सीन। अगले 1 घंटे में ये सारी चीजें आपके साथ। 27 दिसंबर 2019 वो तारीख जब विश्व को चीन के भीतर कोरोना के पहले केस का पता चला। करीब 1 महीने बाद 30 जनवरी 2020 जब भारत में कोरोना का पहला केस सामने आया। और फिर देश में कोरोना ने अपनों से दूर करने का वो अंतहीन दुखद सिलसिला शुरू किया, जहां आखिरी बार अंतिम दर्शन करने का मौका तक परिवारों को नहीं मिल पाया। देश के हर हिस्से से कलेजा चीर देने वाली इन खबरों पर लगाम कब लगेगी, ये सोचते हुए हर नागरिक इंतजार करता मिला उस वैक्सीन का, जिससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर अब सामने आ गई है। मेरे हाथ में है वो वैक्सीन जिसका इस वक्त पूरा देश इंतजार कर रहा है। 1 जनवरी की सुबह जब हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने अपने धर्म के मुताबिक पूजा करके ये प्रार्थना दुआ कर रहा था कि जल्द से जल्द कोरोना के संक्रमण से बचाने वाली शील्ड यानी कोरोना रक्षक वैक्सीन मिले, तब साल के पहले दिन की दोपहर ये खबर आई कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रहा है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि ये जो वैक्सीन जिसकी ट्रायल्स चल रही थी, फेज 3 ट्रायल्स भी चल रही थी और यूके ने इसको अप्रूव भी किया हाल में, तो इसका ये मतलब है कि अब हमारे, क्योंकि अगर जो अब सारी वैक्सीन जो अभी तैयार हैं जिनको अप्रूवल मिल रहा है, उनमें से ये एस्ट्राजेनेका की जो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया में बना रहा है, उसकी टेम्परेचर स्टोरेज जो है वो 2 से 8 डिग्री, इसका मतलब फ्रिज में रख सकते हैं, और उसकी कॉस्ट भी कम है और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इतनी है कि हमारे को उपलब्ध हो जाएंगे इनफ डोजेस, क्योंकि हिंदुस्तान में तो एक पूरा 100 करोड़ के करीब चाहिए होंगे डोजेस, तो इसीलिए ये सबसे सूटेबल थी हमारे लिए। और आज इसका अप्रूवल मिलने का मतलब ये है कि ये कार्रवाई शुरू हो सकती है 2-4 दिनों में ही। तो जो वैक्सीन देश के हर नागरिक की जिंदगी को सुरक्षा की शील्ड देने वाली है, उस वैक्सीन के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट तक आज तक पहुंचा। मेरे साथ इस वक्त हैं आदर पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक, और इस वक्त भारत का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम के लिए वैक्सीन बनाने का काम इन्हीं के जिम्मे है। आदर, स्वागत है आपका आज तक के इस खास कार्यक्रम में। पूरा देश इंतजार कर रहा है वैक्सीन का। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कितने तैयार हैं आप वैक्सीन प्रोग्राम को लॉन्च और रोल आउट करने के लिए। थैंक यू राहुल। सो ये प्रोडक्ट हम 8-9 महीने से हमारी पूरी सीरम की टीम और साइंटिस्ट और सब लोग बहुत एफर्ट और काम के बाद अभी ये फाइनल टाइम आया है ये लॉन्च के लिए। तो सब तैयारी अभी जो आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनिंग मशीन है जहाँ ये हाई स्पीड कैमरा से सब पार्टिकल्स अंदर जो कुछ भी हो सकता है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ये लेबलिंग हो चुका है और अभी हम कोल्ड रूम में जाके देख सकते हैं कि इतना सारा स्टॉक हमने बनाया है कि पूरी देश के लिए जितना भी वैक्सीन चाहिए हम तैयार है। तो अभी ये लास्ट फाइनल मोमेंट तक हम आ चुके हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और फाइजर ने देश में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने आवेदन किया था।
एक्सपर्ट पैनल ने इसके बाद कोविशील्ड वैक्सीन को भारत में इजाजत दी है। दावा है कि कोविशील्ड की 5 करोड़ से ज्यादा डोज तैयार हो चुकी है, जिससे 2.5 करोड़ लोगों को कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन लगाई जा सकती है। और जो टीका कोरोना के खिलाफ लक्ष्मण रेखा बनने जा रहा है, उसे तैयार करने में कितनी मेहनत हुई, इसे आज तक ने सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख अदार पूनावाला से पूछा। हमें करोड़ों डोजेस हमारे वेयरहाउस में रेडी करने थे, तो ये सब जल्द से जल्द 6 महीने में करने जो नॉर्मली 3 या 4 साल हम लगाते हैं और रिस्क भी बाद में लेते हैं, हमें ये रिस्क पहले लेना पड़ा मार्च और अप्रैल में, और ये प्रोसेस तब शुरू की थी फेज़ 3 होने के पहले। और वो टाइम पे, वो वक्त पे हमें पता भी नहीं था कि ये वैक्सीन चलेगी, सेफ रहेगी कि नहीं, तो ये सब रिस्क और प्लानिंग हमें करना पड़ा। यही बड़ा चैलेंज था जो हमने कमिट किया था देश के लोगों के। आज तक के कैमरे पर आप उस वैक्सीन की शीशियां देख रहे हैं, जिनसे एक शीशी से दावा है 10 डोज दी जा सकती है, जिसे एक बार खुलने के बाद 4 से 5 घंटे के भीतर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एक डॉक्टर के पास वैक्सीन की एक शीशी पहुंची, तो उसमें 10 डोज मौजूद होंगी, जिन्हें 10 लोगों को एक बार में दे सकते हैं। तो ये फाइनल स्टेज है। प्रोडक्ट जो बनता है और ये वायल में फिल होता है, सील होता है, उसके बाद ये हाई स्पीड कैमरा जो आप देख सकते हैं, सब वायल को अलग अलग तरीके से एग्जामिन करते हैं कि कुछ अंदर तो ना हो, पार्टिकल्स, धूल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ रिजेक्टेड आता है, यहाँ एक्सेप्टेड आता है। जो रिजेक्टेड है वो कचरे में हम फेंकते हैं, क्योंकि सेफ्टी सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों की सेफ्टी। तो ये सारे एक्सेप्टेड वाले हैं, मैं एक उठा सकता हूँ? हाँ, तो ये एक्सेप्टेड है। और इसके बाद आप इसको फिर, तो इसके बाद लेबलिंग होगा और फिर बॉक्सेस में पैक होगा, उसके साथ वो ड्राई आइस होगा कि कोल्ड चेन में मेंटेन कर सकते हैं, और फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में, एसी के ट्रक्स में पूरे देश में जाएगा और गवर्नमेंट के कोल्ड रूम्स में स्टोर होएगा। भारत में प्राथमिकता पर 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जाना है, यानी करीब 60 करोड़ डोज। ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर पहले से टीका के निर्माण की तैयारियां करके रखी गई हैं। लेकिन किस किस को पहले टीका लगेगा, वैक्सीन कैसे जनता तक पहुंचेगी, इसकी पूरी प्रक्रिया कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं। देश में जैसे ही कोरोना की पहली वैक्सीन को मंजूरी मिली, उससे पहले से वैक्सीन लगाने की तैयारियों को शुरू किया जा चुका है। ड्राई रन कुछ राज्यों में हुआ, पूरे देश में एक साथ होने जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। लेकिन उससे पहले आज आप अभी देखिए कैसे आपको बचाने वाली वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है, सीधे भारत में वैक्सीन की जन्मस्थली यानी सीरम इंस्टीट्यूट की लैब से। यहाँ पर आपके जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? तो अभी ये साइंटिस्ट है यहाँ, ये फिलिंग लाइन मॉनिटर कर रहे हैं। ये लाइन पे 5000 डोज कोविड वैक्सीन के हर मिनट में फिल होते हैं, और ये ग्लास वायल में जाते हैं जहाँ आपने वो स्क्रीनिंग देखा था और लेबलिंग देखा था। तो ये फिलिंग पार्ट है जहाँ वो वैक्सीन फिल होती है, और उसके बाद स्क्रीनिंग और टेस्टिंग होता है। वैक्सीन के फिलिंग एरिया में भी हम पहुंचे। पहले तैयार हुए सुरक्षा के मानकों के आधार पर यहाँ तक आपके लिए पहुंचने की एक बहुत खास वजह है। वो कारण है, कोरोना से तो बच गए, वैक्सीन से तो खतरा नहीं होगा। क्योंकि देश में काफी लोगों के मन में ये सवाल भी वायरस की तरह जिंदा है कि जब दूसरे बड़े रोगों की वैक्सीन वर्षों तक रिसर्च के बाद बनी, तो फिर कोरोना से बचाने वाला टीका चंद महीनों में बनकर क्या सुरक्षित है? मेरे को चिंता साइड इफेक्ट्स की है। अमूमन वैक्सीन बनने में 10 से 15 साल का R&D होता है, ट्रायल्स होते हैं। ये तो साल भर के अंदर वायरस आया, लोगों ने उसको डिकोड किया जीनोम को, और फिर वैक्सीन भी बना दी, अब रोल आउट भी हो रहा है। ये जो जल्दबाजी में काम हुआ है वो कितना सेफ है? ये जो वैक्सीन हम बना रहे हैं, बिल्कुल सेफ्टी का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ये हमें इसमें हमने रिसर्च किया है, 9 महीने गए हैं इसमें, और जो भी साइड इफ़ेक्ट्स छोटे मोटे होते रहते हैं वो सब वैक्सीन के साथ होते हैं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सब वैक्सीन्स में थोड़ा फीवर, थोड़ा हेडेक वो तो हो ही सकता है, मगर कोई भी खतरा, जान को खतरा नहीं है। नहीं, पर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स? लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी सब वैक्सीन्स में हमने देखे कि कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अभी हज़ारों लोगों में ये वैक्सीन गया है, 4-5 महीने का फॉलोअप हुआ है,
और जैसे 1-2 साल टिकेंगे जाएंगे, हमें और भी सेफ्टी का डेटा आएगा। वो डेटा तो आएगा, तब तक अपने को तो टीका लग गया ना बॉस। अब लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही पता चलेंगे। अभी आप लोगों ने बोला कि शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है, आगे चल के 3 साल बाद 4 साल बाद कोई साइड इफेक्ट हुआ, तब तक तो इतने सारे लोगों को लग गया टीका। नहीं, जनरली कुछ भी इश्यू होगा तो पहले 7 दिन में वैक्सीन का होता है। 7 दिन के बाद कुछ भी होगा और 10 दिन 15 दिन के बाद ऐसा नहीं हो सकता है और रिलेट कर सकता है वैक्सीन के वजह से, क्योंकि ये जो वैक्सीन है जो आपके बॉडी में जाता है वो तो डेड वायरस है, नहीं तो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस है। तो जो रेप्लिकेट नहीं होता है तो फिर लॉन्ग टर्म में भी सेफ्टी की इतनी इश्यू नहीं है। अब सबसे जरूरी सवाल, आपको ये वैक्सीन कितने रुपए में मिलने की उम्मीद है? दावा है सीरम इंस्टीट्यूट भारत सरकार को एक डोज 200 रुपए में देगी, यानी 2 डोज की वैक्सीन 400 रुपए में। लेकिन ये दाम सिर्फ सरकार के लिए है, क्योंकि सरकार तो सीरम इंस्टीट्यूट से करोड़ों डोज खरीद रही है। दावा है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी वैक्सीन की डोज खरीदती है तो 1000 रुपए एक डोज के देने होंगे, यानी किसी प्राइवेट जगह से वैक्सीन लेने का खर्च 2 डोज के आधार पर 2000 रुपए कम से कम हो सकता है। लेकिन आगे सरकार मुफ्त में वैक्सीन देगी या जिस दाम पर खरीदा है उसी पर जनता को टीका लगाया जाएगा, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन सबसे जरूरी बात ध्यान रखिए, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। कोरोना की वैक्सीन आई है, लेकिन कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। दवा आपको कोरोना से बचाएगी, लेकिन अपना रूप बदलते कोरोना के सामने दवा का टीका और सावधानी का टीका दोनों जरूरी है। राहुल कंवल, आज तक। पूरी दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर कहीं पर भी वैक्सीन नहीं लगाई गई है, क्योंकि भारत की आबादी बाकी सभी देशों की तुलना में आप देख लीजिए, जहां तक चीन का सवाल है वहां पर रहस्यमय इतना रहता है सब कुछ, इतनी गोपनीयता रहती है कि चीजें नहीं पता चलती हैं और पहले से वो वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात का दावा करते हैं। लेकिन भारत में जो वैक्सीनेशन ड्राइव होगी वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल होगी। ये तो तय हो गया है कि पहली वैक्सीन कौन सी होने वाली है, कौन सी वैक्सीन को इजाजत दी गई है, लेकिन आपको यह समझना भी जरूरी है कि आगे क्या होने वाला है। ड्राई रन्स कल से पूरे देश में शुरू हो रहे हैं। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना महामारी पर निर्णायक वार के लिए जिस तैयारी का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, ये उसी की तस्वीरें हैं, जिसमें रत्ती भर भी गुंजाइश न रह जाए, इसके लिए मेडिकल स्टाफ एक बार फिर फ्रंट लाइन पर है। देशवासियों को कोरोना का टीका बिना परेशानी के लग सके, ये सुनिश्चित करने के लिए हेल्थ कर्मचारी फिर से कमर कस चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस डीप फ्रीजर में रखा जाने वाला कोरोना का टीका कब, कैसे और किसे लगेगा? वैक्सीन सेंटर जाने पर क्या होगा? इसे लेकर न सिर्फ पूरा रोड मैप तैयार है, बल्कि करोड़ों लोगों को कोरोना की दवा की डोज देने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। देश के 4 राज्यों पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन किया जा चुका है, जिसके अच्छे रिजल्ट सामने आने के बाद अब पूरे देश को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। ये जो एक्सरसाइज है, इसका उद्देश्य भी यही है कि हम हमारी हर बारीक से बारीक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से उनका अध्ययन कर लें। जहाँ जहाँ
हमें वैक्सीनेशंस करने हैं, उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। ये तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि 40 करोड़ लोग वैक्सीन की प्राथमिकता लिस्ट में शामिल हैं। सबसे पहले 1 करोड़ सरकारी और प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की दवा पिलाई जाएगी। दूसरे नंबर पर पुलिस, होमगार्ड और फ्रंट लाइन वर्करों का नंबर है, जिनकी संख्या 2 करोड़ है। इसके बाद बारी 50 साल से ज्यादा उम्र दराज लोगों की है। इस तरह ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। एक वैक्सीनेशन सेंटर में 6 लोगों की वैक्सीनेटर टीम होगी। उसमें से 4 लोग जो होंगे वो 2 वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे, 2 डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और 2 जो लोग होंगे वो एडवर्स इवेंट्स यानी कि किसी भी तरीके की अनहोनी वैक्सीन लेने के बाद उसको देखेंगे। तीसरा ये कि हर वैक्सीन सेंटर में 100 तक लोग लेने की संभावना है और हर आदमी को सरकार चाहती है कि 3 मिनट में एक वैक्सीन का शॉट लगे और ये एक तरीके से इतनी बारीकी से ये एक्सरसाइज होनी चाहिए कि अंत में जब वैक्सीन आए तो ये सारी प्रक्रिया एकदम स्मूथली हो जाए। ड्राई रन में राज्य जिन भी 2 शहरों को चुनेंगे वहां पर वैक्सीन को शहर तक पहुंचाने से लेकर अस्पताल तक लाने, लोगों को बुलाने, डोज देने की पूरी प्रक्रिया का इस तरह से पालन किया जाएगा मानो असल में वैक्सीनेशन हो रहा हो। ड्राई रन की एक और बड़ी वजह कोरोना वैक्सीन को लेकर बने कोविन मोबाइल ऐप का टेस्ट करना भी है। ड्राई रन में जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उन्हें SMS भेजा जाएगा, जिससे दिखाने पर ही स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीनेशन पर काम करेंगे। हर वैक्सीनेशन सेंटर में 3 कमरे होंगे जिनमें आने और जाने का रास्ता अलग होगा। सबसे पहले आपको वैक्सीन ऑफिसर मिलेगा जो आपके मोबाइल पर आए मैसेज को देखेगा। इसके बाद आपके पहचान पत्र की जांच की जाएगी, तब यह तय किया जाएगा कि टीका सही व्यक्ति को लगे। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपको वेटिंग हॉल में बिठाया जाएगा, जहां पर एक बार फिर पहचान पत्रों की जांच होगी और आखिरी में आप वैक्सीनेशन ऑफिसर के पास जाएंगे जो आपको वैक्सीन की डोज लगाएगा। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में अलग अलग लोग शामिल होंगे जिनके तालमेल पर ही टीकाकरण की कामयाबी निर्भर है। गांधीनगर में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैसी तैयारी है, इसकी पड़ताल हमारी संवाददाता गोपी घांगर ने की। ये वैक्सीनेशन रूम बनाया गया है और यहाँ पे सारे लोग आएंगे जिनको वैक्सीन देना है। जो हेल्थ वर्कर यहाँ पे रहेंगे उन हेल्थ वर्कर को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन के लिए ये पूरा ड्राई रन है तो पूरी तैयारी यहाँ पे की गई है और उनको किस तरीके से हाथों में सैनिटाइज लगाना, वैक्सीन के लिए इंजेक्शन तैयार करना, साथ ही उनका जो पूरा डेटा है उस डेटा को इसमें फिल किया जा रहा है। मैम ये बताइए इसमें क्या क्या डेटा रहता है? इसमें जो वैक्सीन लेने के लिए जो आते हैं उनका जो हमने पहले से जो आईडी प्रूफ लिया है वो इसके अंदर है और मोबाइल नंबर भी है, उसका एड्रेस भी है। तो ये ऐप के अंदर ये वेरीफाई करना होता है और जब वैक्सीन देते हैं तो उसके अंदर ये यश करके आगे जाने को होता है। मैम ये रसीद उनको दी जाती है, इसमें क्या क्या जानकारी रहती है? इसमें उनका नाम है, कौन सी कंपनी की वैक्सीन देने हैं वो कंपनी का नाम लिखना है और जो नेक्स्ट टाइम आने का है वो इसमें लिखा है कि आपको उनको SMS द्वारा मैसेज मिल जाएगा नेक्स्ट वैक्सीन लेने के लिए कब आना है, वो इसमें लिखा है। वैक्सीन बनाने की तरह उसे सही तरीके से लगाना भी उतना ही जरूरी है। ये बात अमेरिका के उदाहरण से समझी जा सकती है, जहां पर टीकाकरण का काम किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ। अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी जनरल गुस्ताव पर्न के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से अमेरिका के वैक्सीनेशन का काम अफगानिस्तान में सैन्य ऑपरेशन से ज्यादा घातक साबित हुआ। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन को मालूम ही नहीं है कि वैक्सीन सबसे पहले किसे दी जानी है। ज़रूरतमंद लोगों तक वैक्सीन पहुंच नहीं रही है और फैक्ट्रियों में वैक्सीन ऐसे ही पड़ी है, क्योंकि जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो प्रशासन है, उसको मालूम ही नहीं है कि ज़रूरतमंद कौन है और फैक्ट्रियों से वैक्सीन किसको दी जाए। दावा है कि अमेरिकी प्रशासन को पता ही नहीं है कि वैक्सीन किसे पहले दी जानी है। नौबत यह आ गई कि अमेरिकी जनरल गुस्ताव पर्न को बाकायदा कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम में
गड़बड़ी के लिए माफी मांगनी पड़ी। So to the governors, to the governors' staffs, please accept my personal apology if this was disruptive in your decision making and in your conversations with the people of your great state. सोचिए अमेरिका में क्या हालत होगी जहां पर पूर्व राष्ट्रपतियों की मुहिम से प्रभावित होकर लोग वैक्सीन लगवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें भटकना पड़ रहा है। दावा है कि अमेरिका में जरूरतमंदों को वैक्सीन पहुंच ही नहीं पा रही। भारत में ऐसा ना हो, इसके लिए ही ड्राई रन किया जा रहा है, ताकि जब टीकाकरण का काम शुरू हो तो हेल्थ वर्कर्स न सिर्फ पहले से तैयार हों, बल्कि अपनी कमियों पर भी काम कर चुके हों। अच्छी बात यह है कि भारत को टीकाकरण के मामले में काफी अनुभव है, जो इस बार बहुत काम आने वाला है। इतने लोगों को 2-2 डोज देना, और वो भी हिंदुस्तान जैसे देश में सुदूर एरियाज तक फैले हुए लोगों को देना, ये अपने आप में एक बहुत ही विशाल प्रोग्राम है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारा देश इस तरह के विशाल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाने का एक्सपीरियंस रखता है, और करोड़ों डोजेजेस वैक्सीन्स की हमारे यहाँ प्रेग्नेंट मदर्स को और बच्चों को प्रतिवर्ष लगती हैं। और भारत सरकार ने कई महीनों से, ऐसा नहीं है कि ये आज हुआ, आज तो अप्रूवल हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने कई महीने पहले से शुरू कर दी थी। एक्सपर्ट ऐसा क्यों मानते हैं, ये समझने के लिए हमने एक बार फिर वैक्सीनेशन सेंटर का रुख किया। इस बार हम दिल्ली के श्रीनिवासपुरी पहुंचे। यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और उसके बाद ही आप वैक्सीन लगवाने के लिए अंदर एंट्री ले सकते हैं। ये काउंटर नंबर 2 है। ये सबसे अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा इसलिए है कि जैसे ही आपका आईडी वेरिफिकेशन हो जाता है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर बैठे होंगे वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक कार्ड बनाएंगे और उसके बाद आपको वैक्सीनेशन के लिए अंदर एंट्री दी जाएगी। यहाँ पर वैक्सीनेशन रूम तैयार किया गया, ये देखिए तस्वीरों में, इसे काउंटर नंबर 3 कहा गया है। इस वैक्सीनेशन रूम में तमाम तैयारियां हैं। यहाँ आप मेरे पीछे ये फ्रिज देख पा रहे हैं, ये वही फ्रिज हैं जिसमें वैक्सीन स्टोर की जाएगी। एक चेयर नज़र आ रही है जहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को बैठाया जाएगा। लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद क्या, हम आपको बताते हैं। इसके बाद एक अगला रूम यहाँ पे तैयार किया गया है। वैक्सीन लगाने के बाद यहाँ ऑब्जर्वेशन एरिया बनाया गया है। ये देखिए, ये सबसे अहम रूम है। ये ऑब्जर्वेशन एरिया जो है कुछ इस तरह से तैयार किया गया है। तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर ये बेड है, इस तरह से यहाँ पर शीट लगाई गई है। वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा, जिसकी मदद से वैक्सीन लगने वालों की सभी जानकारियां रियल टाइम में अपडेट की जाएंगी। गांधीनगर से गोपी घांगर, दिल्ली से मिलन शर्मा, ऐश्वर्या पालीवाल और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। तो वैक्सीन लगेगी, ये हमने आपको बता दिया। वैक्सीन कैसे लगेगी, क्या तैयारियां उसकी हो रही हैं, ये भी आपको बता दिया। लेकिन एक और तैयारी है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि भ्रम और अफवाहों से बचना है। उसकी क्या तैयारी हो रही है, किस तरह की अफवाह दिखाएंगे आगे आपको, आप देखते रहिए आज तक। देश में वैक्सीन को इजाजत मिल गई है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए, और उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच ये जान लेना भी जरूरी होता है कि किन चीजों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोरोना के संक्रमण की शुरुआत से हमने ये देखा है, और अब तो जो जानकारी है उस पर अफवाह कई दफा भारी पड़ जाते हैं। जो धार्मिक संगठन होते हैं, जो स्वयंभू धार्मिक गुरु खुद को कहलाना पसंद करते हैं, वो इसके बारे में गलत जानकारियां कई बार देते हैं। कई दफा राजनीति भी इस पर खूब हो जाती है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच हम सबको ये समझना है कि अगर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर रिकॉर्ड टाइम में एक वैक्सीन को तैयार किया है, तो वो वैक्सीन उनके अथक परिश्रम का नतीजा है और पूरे मानवता को बचाने के लिए उसका निर्माण किया गया है। इसीलिए उन अफवाहों से बचना है, उस भ्रम से बचना है और तैयार रहना है उस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जो सबका सबसे बड़ा हथियार होगा कोरोना नाम की इस महामारी के सामने। मैं अपने पर पेट्रोल डाल के आ रहा हूं। मेरी औलाद है, मैं पिलाऊं, मेरी औलाद कैंसर से मरे, पोलियो से मरे, टीबी से मरे, मैं जिम्मेदार हूँ, हुकूमत नहीं है। अच्छा, आप क्यों नहीं पिलवाती हैं? आप मुझे वजह बताएंगी थोड़ी। मेरे बच्चों को मोशन लग जाते हैं। अब मेरे पास इतने नोट नहीं है जो मैं अपने बच्चों के ऊपर
हॉस्पिटलों में जा के लगाऊं। पोलियो के कतरे नहीं पिलवाऊंगी। लेकिन ये तो एक वैक्सीन से तकरीबन यहाँ के पूरे गली तकरीबन जो है ना पीते 20 बच्चा पीता है। गली पूरा पाकिस्तान पिलवाए, सरकारी भी है, नवाज शरीफ भी है, अल्ताफ हुसैन भी है, बेनजीर को जिंदा करके पिलवा दो। मैं नहीं पिलवाऊंगी। पाकिस्तान में पोलियो के टीके को लेकर भ्रम और अफवाह की शिकार होती ऐसी ही जनता ने बीमारी को और पनपने दिया। गली पूरा पाकिस्तान पिलवाए, सरकारी भी है, नवाज शरीफ भी है, अल्ताफ हुसैन भी है, बेनजीर को जिंदा करके पिलवा दो। मैं नहीं पिलवाऊंगी। तो क्या भारत में भी जब कोरोना की पहली वैक्सीन को मंजूरी मिल गई तो कुछ अफवाहबाजों और धर्म के नाम पर भ्रम फैलाने वाले वायरस रूपी इंसानों के कारण परेशानियां हो सकती हैं? सूअर के किसी भी अज्जा से बनाई गई हों, वो इस्लाम में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना हराम है। वैक्सीन बनाया है उसको हरगिज़ ना मंगाए। ये शुद्ध रूप से लोगों की सेहत और सलामती के लिए है वैक्सीन, और जो लोग भी दुष्प्रचार कर रहे हैं दुनिया की बेहतरी के दुश्मन हैं। चाहे उसका खून हो, उसकी चर्बी हो, उसकी हड्डी हो या उसका गोश्त, अगर उसमें शामिल है तो सूअर मुसलमानों के नज़दीक हराम है। लिहाजा किसी भी दवा या वैक्सीन या किसी भी चीज़ में खंजीर का कोई भी जुज़ इस्तेमाल किया जाए वो बिल्कुल नापाक और हराम है। हरियाणा के मंत्री विज साहब शोहरत पाने के लिए उन्होंने अपना वैक्सीन लिया और उनको कोविड हो गया। एक्सप्लेन किए कर रहे हैं कि नहीं साहब, वो सेकेंड डोज के बाद इतने दिनों बाद सूअर के मांस से बनी हो चाहे गधे के मांस से बनी वैक्सीन आ गई है ना। हिंदुस्तान में 21वीं सदी के 21वें साल की सुबह कोरोना से बचाने वाले भारत के पहले टीके की किरणें फैलने की खबर आने के साथ हुई। तो अब जरूरी हो गया है कि अफवाह की मिलावट टीके में करने वालों से सावधान किया जाए। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानव का कितना नुकसान हो रहा है इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। प्रधानमंत्री तक को ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले अफवाहों का सर्कुलेशन तेजी से हुआ। ताजा मामला भारतीय सूफी मुसलमानों की संस्था रजा अकादमी से जुड़ा है, जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन के निर्माण में सूअर से निकले अर्क के इस्तेमाल की आशंका जता दी। हुकूमत हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है जिसके ताल्लुक से ये है कि उसमें सूअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हरगिज़ ना मंगाएं। पूरा विवाद शुरू हुआ था इंडोनेशिया से, फिर वैक्सीन को लेकर धार्मिक प्रतिबंधों की बयानबाजी यूएई आई। अमेरिका में भी कुछ संगठनों ने सवाल उठाए। इसके बाद भारत में कई धर्मगुरु टीका पर धर्म की पाबंदियों की टीका टिप्पणी करने लगे। कुरान में हुक्म है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में हुक्म है, जो एक सूअर और उसकी कोई भी पार्टिकल, कोई भी एलिमेंट और इंग्रेडिएंट एक मुसलमान के लिए उसका किसी भी तरह से उसका यूज उपयोग उसका हराम और अवैध है। मुसलमान उसको नहीं यूज कर सकता, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इंजेक्शन की जरूरत अगर उस मरीज को हो जो बिल्कुल मरने वाला हो और इस इंजेक्शन को लगाने के बगैर वो बच नहीं सकता, तो उस वक्त अगर डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये इंजेक्शन लगा लिया जाए तो उसकी जान बचाने के लिए वो इंजेक्शन लगाना जरूरी है ताकि उस मरने वाले आदमी की जान बच सके। उस वक्त तो ये इंजेक्शन उसके लिए जायज होगा, लेकिन एक तंदुरुस्त तवाना आदमी उसको लगाए उसके लिए ये जायज नहीं होगा। अगर सूअर की चर्बी वाली कोई शय भी मुसलमान अगर इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए हराम है। तो इस बात की वजाहत ज़रूरी है। अगर कोरोना वैक्सीन में सूअर की चर्बी है तो वो मुसलमानों के लिए उनकी ईमान से टकराव होगा। दरअसल सूअर के मीट से बने जेलेटिन का इस्तेमाल स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के दौरान सुरक्षित रखने के लिए होता रहा है। इसी आधार पर पहले भी कई मुस्लिम संगठन वैक्सीन का विरोध करते रहे।
इस बार इंडोनेशिया के मुस्लिम धर्मगुरु चीन से जब वैक्सीन लेने पहुंचे तो एक बार फिर ऐसी वैक्सीन लेने से इनकार किया जिसमें जिलेटिन का इस्तेमाल हुआ हो। बस इसी के बाद कौवा कान ले गया वाली कहावत के आधार पर बिना सच जाने देश के कई धार्मिक संगठन भारत में भी वैक्सीन के ऊपर धर्म का इंजेक्शन लगाने लगे। तो ऐसी चीज़ें जो सूअर के किसी भी अज्जा से बनाई गई हों, वो इस्लाम में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना हराम है। तो ऐसी वैक्सीन जो भी कंपनियां बना रही हैं उनको जो है सूअर के मांस से जो है परहेज़ करना चाहिए। और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे वैक्सीन तैयार हो सकती है, लेकिन इससे परहेज़ करने की ज़रूरत है। एक विशेष धर्म के भीतर ही सबसे ज्यादा इसका विरोध दिख रहा है। इसका कारण क्या? जानकार कहते हैं वजह है साक्षरता कम होना, गरीबी ज्यादा होना और सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा प्रभाव। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में मुस्लिम आबादी 17 करोड़ 22 लाख है। एक चौथाई यानी 4.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। रिसर्च बताती है कि आधी मुस्लिम महिलाएं साक्षर तक नहीं है। इसलिए अगर इस तरीके का डिस्कशन होगा, इस तरीके की अफवाहें फैलाई जाएंगी और एक वैक्सीन के आने से पहले ही उस पर इस तरीके की गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि फिर आवाम में बहुत हद तक कन्फ्यूजन पैदा होगी। और अगर इस तरीके की कन्फ्यूजन पैदा होती है तो जिस तरीके से आपने देखा कि पोलियो के सिलसिले में हमारा हिंदुस्तान 10 साल पीछे चला गया और फिर कई लोग उससे अपाहिज भी हुए, और इस तरीके की कन्फ्यूजन ने पोलियो जैसी बीमारी को बढ़ने में बहुत मदद की। तो मेरा ये मानना है कि शरीयत में बहुत से मामलात में आसानियाँ पैदा की हैं, तो शरीयत के जो आसानी वाले मामलात हैं उनको देखते हुए इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम हजरात से ये अपील करता हूँ, इस कोरोना वबा से निपटने के लिए आप हजरात वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और किसी भी जिस तरीके की लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, गुमराही और इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो इसके ऊपर कतई ध्यान न दें और आप WHO की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल करें। बावजूद इसके जब देश में वैक्सीन के ड्राई रन तक की शुरुआत होने जा रही है तो किंतु परंतु लगाकर भ्रम फैलाने में कुछ लोग जुटे हैं। अगर ये नाजायज और हराम चीज है और ये पक्की बात है तो मैं तो यही कहूँगा कि नाजायज चीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि और भी पेथियां और भी इलाज मौजूद। ऐसे ही भ्रमों और अफवाहों के कारण कोरोना की जांच के दौरान देश ने देखा था कैसे कुछ गलियों में संक्रमण की जांच करने गई मेडिकल टीम पर पत्थर फेंककर हमला तक किया गया। जब टीका आने की खबर आ गई तो सरकार ने भी जनता को अफवाहों की वैक्सीन से दूर रहने की नसीहत दी है। ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया में निश्चित तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों को इस बात की भी ट्रेनिंग दी गई होगी, जहां वो जनता को वैक्सीन पर झूठ की सिरिंज से बचाकर टीका लगा पाएंगे। आज तक ब्यूरो। दुनिया के कई देश इस समय वैक्सीनेशन को अंजाम दे रहे हैं। लाखों लोगों को अभी तक पूरी दुनिया में वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन भारत की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बाकी देशों से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और काफी हद तक अलग है। और बहुत सारे संदेश हैं इसमें छुपे हुए, बहुत सारी सीख है जो कई देश हमसे ले सकते हैं। हम आपको एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाते हैं। चूंकि ब्रिटेन ने शुरुआत कर ली है वैक्सीनेशन की, अमेरिका ने कर ली है, कनाडा में हो रही है वैक्सीनेशन, लेकिन भारत से अगर हम तुलना करें तो तस्वीर हमारे सामने होती है। ये तुलना आपको देखना जरूरी है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। साल 2021 आने से चंद घंटे पहले कोविशील्ड को एक्सपर्ट की मंजूरी की सिफारिश से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने बात कही। मौका गुजरात को एम्स की सौगात का था, लेकिन प्रधानमंत्री को कहीं न कहीं कोरोना को लेकर अगली चुनौती की फिक्र थी। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी।
कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। अब सवाल यह है कि जब भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तब प्रधानमंत्री ने साल 2021 के लिए नया मंत्र क्यों दिया? दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। जानकारों का मानना है कि एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश के बाद कोविशील्ड के जल्द इस्तेमाल का रास्ता खुल सकता है। इससे पहले अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लगाई जा रही है। ब्रिटेन ने फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दी। चीन ने स्वदेशी कंपनी सिनोफार्म की वैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ इजाजत दी है। रूस पहले ही स्वदेशी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के जरिए मास वैक्सीनेशन कर रहा है, और कनाडा ने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई है। यानी दुनिया नए साल में कोरोना संकट के हल की तरफ जा रही है। फिर क्यों प्रधानमंत्री लोगों को कोरोना के खतरे को न भूलने की चेतावनी दे रहे हैं। बात न भूलें कि कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। प्रधानमंत्री का इशारा ब्रिटेन में आए कोरोना के नए स्ट्रेन की तरफ है, जिससे ब्रिटेन में तेजी से कोरोना फैलने का जिम्मेदार माना जा रहा है। नौबत यह है कि भारत समेत दुनिया भर के देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है और वहां की सरकार को सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ा है। ये ब्रिटेन का मैनचेस्टर है, जहां पर नए साल पर सड़कें सूनी, मार्केट, बैंक और मॉल सब कुछ बंद है। ये उस देश का हाल है जहां पर कोरोना वायरस की सबसे पहले दवा पिलाई गई, जिसे देखकर सारी दुनिया ने राहत की सांस ली थी। लेकिन टीकाकरण को देखकर कोरोना को हल्के में लेने की आदत शायद ब्रिटेन के लोगों को भारी पड़ गई। 30 दिसंबर को ब्रिटेन में 55,892 कोरोना के नए केस आए, वहीं 964 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन की तरह अमेरिका में कोरोना बेकाबू हो गया है। बाल्टीमोर की एक यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को अमेरिका में 3,927 लोगों की मौत का दावा किया, जो एक रिकॉर्ड है। अमेरिका और ब्रिटेन इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोरोना को हल्के में लेने की भूल नहीं करें, क्योंकि दुनिया की महाशक्तियां भी एक साथ अपनी जनता को कोरोना का टीका नहीं लगा सकती। ऐसे में कोरोना की दवा आने के बाद बचाव में ही भलाई है। शायद इसी तरह प्रधानमंत्री ने भी इशारा किया। आज तक ब्यूरो। हमारी जिम्मेदारी है जागरूकता बढ़ाना, तो आपकी जिम्मेदारी है जागरूक रहना। जो वैक्सीन की डोज दी जाएगी वो 2 डोजेस, कोई भी वैक्सीन हो 2 डोज, यानी पहली वैक्सीन की डोज मिलते ही आप ये न सोचें कि आप पूरी तरीके से अब स्वस्थ रहेंगे और किसी भी तरह की अब एहतियात न बरतें। ऐसा बिल्कुल ना करें। ये सारे एहतियात आपके लिए फिर भी ज़रूरी रहेंगे जब तक आबादी की एक बड़ी संख्या को वैक्सीन न लग जाए और सब बच न जाए इस कोरोना नाम की बीमारी से। इसीलिए हम आपको जागरूक करते रहेंगे। आप जागरूक रहें, क्योंकि अभी कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन के साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।